Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. करीमा बलोच की पुरअसरार हलाकत की जो दास्तान है वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया पर गर्दिश कर रही है और बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। टोरंटो पुलिस का कहना है कि उसमें कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आता, मगर करीमा बलोच की फैमिली ने और उनकी बलोच मूवमेंट के साथियों का कहना है कि हम इस फाइंडिंग को नहीं मानते, बात को आगे बढ़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होनी चाहिए, चूँकि उनको धमकियाँ मिल रही थी बहुत अरसे से। आज के ब्रेन बर्स्ट में हमारा टॉप एजेंडा ये है डॉक्टर नवीद शारदा जी के साथ, और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे जापान और इंडिया की जो टाइज़ हैं वो कैसे बढ़ रही हैं। पहले भी बहुत अच्छे तल्लुकात रहे, लेकिन अब जो है डिफेंस लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे जो स्ट्रेटजी है वो कैसे आगे जा रही है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने तिब्बत के हवाले से एक अहम बिल पास किया है, और मज़ीद ये कि अमेरिका की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो जाते जाते बहुत सारे ऑर्डर्स और भी कर रहे हैं, और चाइना के लिए उनकी जो सैंक्शंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। माइक पॉम्पियो और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लैंग्वेज है और तुरश होती चली जा रही है चाइना के हवाले से अपने आखिरी दिनों में, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेशन से अगले महीने की 20 तारीख को बाहर निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब वेलकम। हमारे टोरंटो में बड़ा ही ये सैड वाक़या हुआ, करीमा बलोच की पुरअसरार हलाकत, और हमारे टैग टीवी के लिए ख़ास तौर पर एक कि वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव हमने उनके इंटरव्यू कई साल पहले किए, उनकी जो भी मूवमेंट होती थी हम उनकी रिपोर्टिंग करते रहते थे। अभी 2-1 महीने पहले मैंने उनकी एक स्पीच भी एयर की थी जो डाउनटाउन टोरंटो से उनका था। तो बहुत ही अफसोसनाक है, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर जानता था, एक इंतहाई बहादुर सिंसियर साथी थी, और मुझे मतलब जो उनके कैनेडियन जो होने के नाते जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। मिसाल के तौर पर बलोच मूवमेंट के जो मामले हैं, जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी आप और मैं आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कनाडा के शहरी होने के नाते डॉक्टर साहब आपका और मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता है, यहाँ पे हम बलोच, पाकिस्तान, सब चीज़ों को भूल जाएं कि क्या कनाडा सेफ कंट्री नहीं रहा। अभी तो आप कह सकते हैं कि शायद सेफ है। पहले तो धन्यवाद आपका जी, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही आने वाले एक दिन के बाद जो क्रिसमस है उस सब की सारी लुकाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्रिसमस इन एडवांस। हाँ जी, क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी है जी, तो हमेशा छुट्टी होती है। हाँ जी, सो मैरी क्रिसमस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। फंक्शन कोई भी हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, बौद्धियों का हो, वो फंक्शन एक ह्यूमैनिटी का होता है। हाँ जी, और ह्यूमैनिटी के लिए हम उसको याद करते हैं। हम क्रिसमस को इसलिए याद नहीं करते कि उस दिन यसु मसीहा जो थे वो पैदा हुए थे, हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो किया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से वो बाकायदा वो बीमार आदमियों को जाके सेवा करते रहते हैं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। और उसी सिलसिले में जब आप यहाँ की बात करते हैं तो करीमा बलोच का जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी दुख हुआ। खैर आप तो पर्सनली उन्होंने आपकी 2015 में आपने इंटरव्यू ली, अगर आप चाहें तो आप उनकी पर्सनल इंटरव्यू जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, इट इज़ ऑलरेडी देयर। हाँ जी। और करीमा बलोच के बारे में हम बता दें कि बलोचिस्तान की एक बहुत ही शेरनी यहाँ पर कनाडा में आकर उसको जब ये पता चला डिफरेंट लोगों से कि किस तरीके से जो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर किस तरीके से इन पर अत्याचार कर रहे हैं, इन पर गोलियां चला रहे हैं, इनको वहाँ पर मार रहे हैं, और यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की बड़ी बड़ी कोठियाँ लेके वो रह रहे हैं। तो वो करप्शन का इशू जो है उसने बहुत यहाँ पर आके रेज किया।
मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है धमकियाँ मिली। धमकियाँ मुझे भी मैं कह सकता हूँ 1990s में और 2000 में भी मिली। यहाँ तक हमारा एक और साथी था जी, उसको भी बाकायदा गोली से मार दिया गया था। वो बहुत बढ़िया रेडियो था, लाली बीच नंबर 1 था जी हमारे यहाँ पर। तो इस किस्म की धमकियाँ मिलती रहती है। मेरा जो इस वक्त कंसर्न है वो ये होता है पैटर्न। अब पैटर्न देखिए कि ये पैटर्न किस तरफ लीड करता है। एक पैटर्न था साजिद हुसैन साहब का, जो कि बलोच थे और जो कि स्वीडन में पहुंचे हुए थे और वहाँ पर वो मूवमेंट की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, वो भी डूब के उनकी भी डेथ हुई जी। अब ये पैटर्न है यहाँ पर करीमा बलोच का जी। अब अगर हम करीमा बलोच की बात करते हैं तो वो पैटर्न सेम नज़र आता है। जब आप पैटर्न देखते हैं तो फिर खतरे की घंटी जो है ना वो बज जाती है। मुझे तो ये डर है कि जिस कंट्री को बड़ा सेफ समझा जाता था, जिस कंट्री में लोग भाग भाग के आते थे कि ये पीस है, मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में इस किस्म के केस बढ़ेंगे और जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वेस्ट की जी, वो जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि दे वुड नॉट लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ दिस। जिस तरीके से यहाँ पर अननेसेसरली इमिग्रेशन जो है वो अंधाधुंध जी कनाडा में की जा रही है बगैर स्क्रूटनी के, ये बड़ा, चूँकि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत तो है, लेकिन हमें वो चाहिए इमिग्रेंट्स जो कैनेडियन समाज का हिस्सा बन सकें, ना कि अपना वो बैगेज लेके आए और उस बैगेज को ला के यहाँ पे वो वायलेंस में उसको ट्रांसलेट करें। अभी तो हुआ नहीं। अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर, मुझे ये लगता है कि अगले 5-10 साल में आप वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हद पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर वो हालात देखेंगे जो हालात डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने मिडिल ईस्ट में देखे हैं और कंट्रियों में देखे हैं। वो तो डॉक्टर बहुत बुरे हैं, फ्रांस और चलिए मैं यूके का मुआवजा कर सकता हूं। चलिए वो कर लीजिए, लेकिन बेसिकली जिस तरीके से फ्रांस में लोगों को मारा गया ट्रकों के साथ, तो जी ऐसे ही बम लगा दिए गए अपने सबवे के ऊपर इंग्लैंड में और जगह पर, तो उस किस्म की जब हरकतें यहाँ होनी शुरू हो जाएंगी तो कम से कम इस गवर्नमेंट जो इस वक्त है जस्टिन ट्रूडो की, इनके पास का तो नहीं है उसको किसी तरीके से रोकना। हाँ, इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है आने वाले टाइम के लिए। जो आने वाला जो भी रूलर होगा, चाहे वो लिबरल हो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, एनडीपी तो चलो कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज इस गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी है। मैं अपने साथियों को बता दूं कि ये हम लोकल बात इसलिए कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का इशू आजकल सारी दुनिया में बहुत फैला हुआ है, क्योंकि बलोच के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। शी वाज द लीडर फॉर दैट मूवमेंट हेयर इन टोरंटो कनाडा, और हमारा जो स्टूडियो है वो भी टैग टीवी का टोरंटो कनाडा GTA में है और वहीं से हम आपसे मुखातिब हैं इस वक्त। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आपको पता है कि क्रिसमस आ रही है और न्यू ईयर आ रहा है, बहुत ज़रूरी है आपकी हमें हेल्प। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल के ऊपर जाके भी आप पे कर सकते हैं इस वक्त पेपाल के थ्रू, या tagtv.info/ उस वक्त वहाँ पर डोनेट है, आपको मिलेगा बटन, वो दबाइए और आप डोनेट कर सकते हैं। आपकी डोनेशन आने वाले साल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले साल में हम एक किस्म का रेवोल्यूशन टाइप की जो है इस टैग टीवी को बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश का चैनल बिल्कुल अलग होगा, ऑल टुगेदर सिर्फ इंग्लिश ही होगा 24 आवर्स। तो प्लीज़ आप ज़रूर, न्यू ईयर आने वाला, एक न्यू ईयर की गिफ्ट जो है वो आप टैग टीवी को ज़रूर दीजिए एंड डोनेट कीजिए एज मच एज यू कैन। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हम करीमा बलोच की पुरसरार हलाकत की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं एक बात इसमें इजाफा करूँगा, फिर हम दूसरे टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन होंगे। जो सिचुएशन है उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी डायस्पोरा के जो लोग हैं, बलोच डायस्पोरा यहाँ पे उनकी अच्छी तादाद है, और इसके साथ साथ जो फैमिली है वो सब ये डिमांड कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होनी चाहिए।
और ये सिर्फ वही नहीं कह रहे, आप देखिए बॉब रे जो पॉलिटिशियंस हैं हाई पोस्टर के, बॉब रे हो, क्रिस अलेक्जेंडर हो, इवन कनाडा के यूएन में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इस बात वो आजकल बॉब रे ही है ना जी। बॉब रे के अलावा एक और ऑफिसर हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने भी इस मसले को उठाया। देखिए ये तो एक ग्लोबल सस्पिशन का इशू है, ये सिर्फ कनाडा का नहीं है। जो मैंने पहले बात स्विट्जरलैंड की, ये एक ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पर एक वर्ड है, पता नहीं पाकिस्तान में भी होगा क्योंकि पंजाबी तो एक ही है ना। जी जी जी। हमारे एक वर्ड होता है सुपारी देना। राइट 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 जी। सुपारी देने का मतलब ये होता है कि आपने कहा लो जी हम आपको 5 करोड़ देंगे या $1 मिलियन देंगे, आपने फलाने आदमी को ख़त्म करना है। तो इस किस्म का जब एक ग्लोबल सस्पिशन शुरू हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि कनाडा में सिर्फ इसी इशू से नहीं, पहले भी जो धमकियाँ मिलती हैं, मैं तो खुद बता रहा हूँ, मुझे 2 धमकियाँ मिली हैं जी आज तक। क्यों मिली? कनाडा क्यों कोई किसी को धमकी दे? डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे सबके लिए डेथ थ्रेट्स चल रहे हैं। मैं तो उसका अब जिक्र ही नहीं करता, मतलब एक लंबी हिस्ट्री है, हमें अपना काम करना है। हम जो काम जानते हैं हमें अपना काम करना है। ये जो वायलेंट एलिमेंट्स हैं, बुली करना और वायलेंस करना और स्टूपिड बातें करना, इनका काम है। लेकिन एज कैनेडियन, जैसे आपने कहा कनाडा में ऐसा क्यों कोई करे, यही एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम भारतीय या पाकिस्तानी या बलोच की बात की है। सबसे बड़ी बात है कैनेडियंस की। कैनेडियंस को, चाहे वो कैनेडियंस किसी भी बैकग्राउंड के आए हुए हों, उनकी जो फ्रीडम है उस पर किसी किस्म का अटैक नहीं होना चाहिए। उनके रहन सहन की फ्रीडम, उनके सोचने की फ्रीडम, अगर किसी को किसी के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है तो वो ये सोचे कि भाई दूसरे को भी तो मेरे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक चीज़ या 2 चीज़ें जिसकी कनाडा में गुंजाइश नहीं है, लॉ में भी और नॉर्म्स में भी, वायलेंस एंड हेट। पर मैं ये समझता हूँ कि आपने ये वर्ड्स तो बहुत बढ़िया कहे, बड़े अच्छे लगते हैं जब हम सुनते हैं ये वर्ड्स जी, वायलेंस एंड हेट। राइट। लेकिन फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में वायलेंस बढ़ रही है, फैक्ट ये है कि हेट बढ़ रही है कम्युनिटीज़ में आपस में, और फैक्ट ये है कि इसने आगे बढ़ना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब एक मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट पर जब तक ये नहीं पहुंचेंगे, वहाँ से ग्राफ नीचे आना अभी मुश्किल है। अभी ग्राफ ये ऊपर जा रहा है। इच्छा है हमारी कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। एक आइडियल सोसाइटी जो होती है ना जी, उसकी बड़ी अच्छी लगती है जी माइंड में। लेकिन क्या आइडियल सोसाइटी की जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं पिछले जो हम 30 साल से देख रहे हैं, क्या इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स दैट? आई वुड से नो। जो पॉलिसीज़ जस्टिन ट्रूडो ने अडॉप्ट की हैं पिछले 6 साल में, क्या दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स पीस एंड नॉन वायलेंस इन दिस कंट्री? आई वुड से नो। जी आने वाले टाइम के ऊपर ये मुझे तो बढ़ती नज़र आती हैं। Maybe you may have a different नहीं डॉक्टर साहब नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा मसला है। देखिए आपने कहा कि ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, मैं तो इसका भी कायल नहीं हूँ। जब ये ऊपर ये वायलेंस का ग्राफ जा रहा हो तो फिर ऊपर ही चलता चला जाता है। नहीं मैंने कहा ऊपर जाके एक ऑप्टिमम पॉइंट हर चीज़ का होता है। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, वो ऑप्टिमम पॉइंट हमने जो हिस्ट्री में देखा है, जो रिसेंट हिस्ट्री में, मिडल ईस्ट में वो ऑप्टिमम पॉइंट आ ही नहीं रहा। सिवाय ये कि कंट्रीज बर्बाद हो रहे हैं, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में वो ऑप्टिमम पॉइंट आ ही नहीं रहा। चलिए उम्मीद की जा सकती है अल्टीमेटली। तो मतलब रियल इवन मैंने फ्रांस और यूके का जिक्र किया, वो बहुत बेहतर जो हैं इलाके हैं, लेकिन वहाँ पे भी जिन जिन एरियाज़ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम ही नहीं हो रहा। उसी एरिया में से कोई ना कोई एक अग्रेसिव टाइप का इंसान निकलता है जी, और ट्रक हायर करता है और लोगों को मार देता है। ऐसा ही होता है। इसी तरीके से खंजर लेके वो चर्च में चले जाते हैं, मार देते हैं। डॉक्टर साहब बात ये है कि ये जो जा रहा है वायलेंस का ट्रेंड, ये बहुत बुरा है और इसको कंट्रोल सिर्फ एक ही बात से किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर। और कोई दुनिया में तरीका नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर को तो इन्होंने तोड़ना है। हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, ये जो एलिमेंट होता है इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ही तोड़ना है।
उन्होंने तो तोड़, इन एलिमेंट्स का तो काम यही है। लेकिन जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को इन प्लेस रखना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, पर जिनका काम है पॉलिटिशियंस का प्लीज करना, हाँ जी, जब आप प्लीज करना शुरू कर देते हो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सेकेंडरी हो जाता है। जो प्लीज वोटिंग बैंक होता है वो नंबर 1 बन जाता है। फिर हकाइक को छुपाते हैं, हो ही रहा है जी, फैक्ट्स को छुपाते हैं। और पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस इस तरह की इदारों को होती हैं कि भाई ये हारमोनी कायम रखने के लिए ये बात ही ना करें। किसी कम्युनिटी के हवाले से अगर कोई इशू सामने भी आया तो उसको कोशिश करें कि वो छुप ही जाए, पता ही ना चले। आने वाले टाइम के ऊपर मैं समझता हूँ कि टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, हाँ जी। और उस डिफ़िकल्ट हम देख रहे हैं कि बराको हरामा क्या है वो जी, बराक ओबामा, नहीं बराको वो जो मूवमेंट जो एक अपने ISIS की तरह जो अफ्रीका में मूवमेंट चल रही है, बराको हरामा क्या है वो? नहीं, बोको हराम। हाँ, बोको हराम। आपने तो बराको ओबामा को बराको हरामा कह दिया। बोको हराम वो भी वहीं बिलोंग करता है। बोको हराम हो, अल शबाब हो, और या जितनी भी मूवमेंट हैं ये है, तो देखिए इनकी आइडियोलॉजी तो एक है ना, वायलेंस। आइडियोलॉजी एक है, to create violence, yes, to make sure that all other religious people are totally finished from this planet, हाँ जी, and we should rule the way we want। हाँ, ये भी है। और सिर्फ ये अदर रिलीजन ही नहीं, उनके अपने रिलीजन के अंदर भी जो उनसे एग्री नहीं करता उसका भी खत्म होना जरूरी है। मतलब चलिए वो तो एक एक्सट्रीम व्यू है ना डॉक्टर साहब, लेकिन रियलिटी ये है कि इस तरह के ग्रोहों की वजह से आपके सामने है, मैं सिर्फ 20 इयर्स के नंबर आप उठा लीजिए, इस तरह के ग्रोहों की वजह से उनके अपने अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, वो ज़्यादा मर रहे हैं। और ये कह के मार रहे हैं कि जी आप हमसे एग्री नहीं करते, आप शिया हैं या व्हाटएवर हैं। अगर हम यही ताहिर साहब पाकिस्तान की एग्जांपल लें जी, जब से ये मूवमेंट शुरू हुई अपने अफ़गानिस्तान में, तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इटसेल्फ ही जी, हाँ जी, लाखों लोग जो हैं इन्हीं के बम से मारे गए हैं। देखिए कुछ जो नंबर्स हैं वो 76,000 से 80,000 हैं, और ये काफ़ी करीब नंबर है, करेक्ट नंबर है। यानी कि हज़ारों लोग मारे गए, लाखों डिस्प्लेस हुए, ठीक है, लाखों की ज़िंदगियाँ अजीरन हुई, ठीक है। ये जाते हैं किसी जगह पे पेरिस में, इधर उधर 3-4 बंदे मार देते हैं, अपनी तरफ से समझते हैं बड़ा जहाद करें। इसके साथ साथ ये अपने ही मुल्कों में बोको हराम में देख लीजिए, वो ठीक है, वो क्रिश्चियंस को भी मार देते हैं, मुसलमानों को भी मार देते हैं, जो उनसे एग्री नहीं करता वो उसको मार देते हैं। बिल्कुल, देखिए आप इनकी लड़ाइयाँ देखिए आपस में कैसे चल रही हैं। आप सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, सबके सामने बिल्कुल सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, अफगानिस्तान, हाँ जी, अफगानिस्तान का एग्जांपल तो चलो एक ऑल टुगेदर बड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो सामने एक दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी जो है ठोसने की बात के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। वही कि हमारी जो फिलॉसफी है दैट इज द बेस्ट, सेम मॉडल अफगानिस्तान में रहा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब हम आगे आई जस्ट होप कि करीमा के बारे में जो पुलिस है वो इंक्वायरी करके अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेके आए, ना कि पहले ही कह दे कि अच्छा जी हाँ, हमें नहीं ये लगता। और फिर ये कोई इतना इजी केस नहीं है। उनको देखना है कि किन किन लोगों से करीमा का इंटरेक्शन रहा ड्यूरिंग द पास्ट। उसको पहले भी धमकी मिली है, ठीक है ना, वही उनको चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सिंपली अपनी जान छुड़ाने के लिए, फाइल बंद करने के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। यही बात उनके साथी कह रहे हैं, यही बात उनकी पार्टी कह रही है। डॉक्टर साहब, जब हम सूरत हाल देखते हैं दुनिया की हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन की हुकूमत आ रही है, और ऑफ कोर्स अमेरिका की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, अमेरिका अभी तक मैटर्स अ लॉट, दुनिया के लिए बहुत मैटर करता है। इट विल मैटर इवन इन द कमिंग ईयर्स, डेफिनेटली। अमेरिका की डायरेक्ट बातें तो हम थोड़ा आगे जाके गलत करेंगे, लेकिन अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है वो जापान और इंडिया
के जो बढ़ते टाइज हैं, वो पहले भी बड़े बड़े अच्छे इनके रिलेशनशिप रहे हैं पास्ट में भी, लेकिन अब अपनी पीक्स को ले रहे हैं क्योंकि उसमें डिफेंस की चीज़ें शामिल हो गई हैं, उसमें चाइना का थ्रेट, कॉमन थ्रेट शामिल, कॉमन एनिमी जैसे होता है ना, अब चाइना का जो कॉमन एनिमी वाला जेस्चर है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को फील होने लगा है। चाइना के हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि आप, जब मैं चाइना कह रहा हूँ तो आई डू नॉट मीन चाइनीज़ पीपल, आई मीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही चाइना को कंट्रोल करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऐसा स्ट्रक्चर है, उन्होंने इकनॉमिकली जिस तरह ग्रो किया और जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की और जिस तरह दुनिया ने उनको खुले हाथों कबूल किया बग़ैर ये जाने कि ये कम्युनिज़म की डिक्टेटोरियल माइंड के साथ कैपिटलिज्म नहीं चल सकता, लेकिन दुनिया ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। अब वो कोई भी दुनिया चाइना से अपने आप को डीकपल, यानी वो अपने आप को डीकपलिंग हो नहीं सकती, बहुत ये मुश्किल बात हो चुकी हुई है। इधर जापान और इंडिया भी इसी कोशिश में, चूँकि वो तो उसी रीजन में है ना। पहले तो चाइना को अगर हिस्ट्री में देखें तो जापान की बहुत ज़्यादा थ्रेट रही है और जापान ने मारा भी बहुत है फ्रैंकली हिस्ट्री में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ठीक है ना, उन्होंने जो किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो किया, ठीक है, लेकिन अब जापान टोटल चेंज हो चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, वो जो जुल्म किए हैं हिस्ट्री नहीं ना बोलती, हिस्ट्री नहीं बोलती, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ना, जापान की और अमेरिका की सबसे ज़्यादा दोस्ती है, लेकिन जापान पे जो सबसे ख़तरनाक काम हुआ, यानी जो एटम बम गिरा, अभी तक दुनिया में एटम बम एक ही जगह पे गिरा है ना, बिल्कुल ठीक है, वो तो जापान पे गिरा और अमेरिका ने गिराया, लेकिन ये दोनों समझदार नेशंस थी, ये मूव ऑन पे बिलीव किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ओ अच्छा एटम बम गिरा था तो हम अब एटम बम भी गिराएंगे, जैसा इमरान खान कहता रहता है न्यूक्लियर है मेरे पास, बटन दबा दूंगा, ठीक है ना, जब भी मेरा जी चाहा, ठीक है, अगर मुझे ज़रा सा छेड़ा, ठीक है। तो मकसद ये है कि वो तो ऐसी बात नहीं करते, अमेरिका और जापान तो ऐसी बात, चूँकि समझदार नेशन है। इसी तरह भारत और चाइना आगे बढ़े, आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो? मैं ये महसूस करता हूँ कि जहाँ आपने बात की ना कि जापान जो है जी, उसके बहुत अच्छे रिलेशन हैं अमेरिका के साथ। मैं ये समझता हूँ कि अगर उसी में हम जर्मनी को भी जोड़ लें जी, क्योंकि जर्मनी की तबाही जो है वो जापान से भी ज़्यादा हुई थी जी, अगर हम उसको भी बीच में जोड़ लें तो देखें कि किस तरीके से लोगों ने अक्लमंदी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि भाई अब हम अपनी सोसाइटी को बदलें, अब हम अपनी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करें। और आज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जर्मनी और जापान का है, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़ जो आगे प्रोग्रेस कर चुके। जहाँ तक ये साउथ चाइना सी का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वहाँ पर ताहिर साहब एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जापान को ये कहा गया था कि आप अपनी फ़ौज जो है इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, सिर्फ इतनी आप अपनी फ़ौज रख सकते हैं। अब एक मूव चल रही है कि जापान को फ्री हैंड दिया जाए, कि जापान जो है अगर फ्री हैंड दे दिया जाएगा तो जापान विल बी अनदर पावर टू रिकॉग्नाइज इन द नेक्स्ट 2 to 5 years। ये मूव जो है ये तकरीबन वेस्ट जो वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम जापान को अलाउ करेंगे तो जो बर्डन हमने लिया हुआ है अपने सिर पर, वो बर्डन हमारा तकरीबन बहुत कम हो जाएगा। देखिए ना कि 30,000 आर्मी जो है उनके सोल्जर्स पिछले यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में बैठे हुए हैं, राइट, 25 से 30,000 कोरिया में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर ये बर्डन अपना खुद संभालना शुरू करें एंड इफ़ दे कैन फेस चाइना ऑन देयर ओन, we will be there behind. Oh yeah, of course. We are always there. वो नाटो का हिस्सा होंगे, क्वाड का हिस्सा है। और सिर्फ वही नहीं है, देखिए बेसिकली जो उन्होंने वहाँ पर एक पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान जी, साउथ कोरिया, उसको अब कोशिश ये कर रहे हैं बीच में कि सिंगापुर भी आ जाए, बट आई डाउट वेरी मच। सिंगापुर की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस कोई है नहीं, लेकिन सिंगापुर की स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस है, इसलिए उनकी ये कोशिश है कि यहाँ भी हमें मौका मिल जाए। तो ये अगर हम सारा स्ट्रक्चर देखें तो इस वक्त ये नेसेसिटी है between India and Japan to be very very close friends and watch the activities of China, and at the same time उनको सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान और जापान को मिलके उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको काउंटर करना इनको
कंपलसरी हो गया आपस में मिल के करना। वैसे भी अच्छे दोस्त हैं, ये अच्छे हैं जी, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इनकी और मित्रता जी जो है वो काफ़ी अच्छी साबित होगी। मिलिटरीली तो है ही, जैसे मैंने पहले कहा कि जापान को अब वो कह रहे हैं कि ओके you go ahead and have your own army. They have their own army. They have very good army they have. लेकिन अगर इस वक्त 2 लाख है let's assume, तो then they will have 5-6 lakhs and खूब modern. They can make modern in no time. Japan has no problem in making. Japan अगर चाहे तो they can even produce atom bomb in no time. जी उनके पास सब कुछ है, लेकिन हाँ अगर उनकी अपनी आर्मी हो जाएगी, हिंदुस्तान के साथ मिलके काम करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत नाराज़ है चाइना से, और ऑस्ट्रेलिया खुद एक्शन ले रहा है जी, और इधर साउथ कोरिया, ये सारे अगर मिलके काम करेंगे दे विल बी एबल टू कंटेन चाइना। मैं ये नहीं कहता कि दे विल बी एबल टू फेस चाइना, दे विल बी एबल टू कंटेन चाइना और उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, और करनी चाहिए। हाँ, करनी भी चाहिए, कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। हिंदुस्तान का अपने डिफेंस मिनिस्टर और जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना को वार्न किया कि आप ये जिस किस्म की अग्रेसिव पॉलिसी LOC पे चला रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर जब चाहो चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से इस किस्म के स्टेप्स नहीं ले सकते कि अगले की जो कंट्री की अपनी सॉवरेंटी है उसको आप ख़त्म कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी बातचीत हुई आपस में, क्योंकि आजकल तो जो कुछ होता है वर्चुअल मीटिंग होती है। वर्चुअल मीटिंग हुई लास्ट वीक, उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि यस वी विल जॉइन हैंड्स एंड वी विल वर्क टुगेदर टू सी दैट द एक्सपेंशनिज्म ऑफ चाइना जी शुड बी contained as much as we can. Oh yes, नहीं वो ये एक अवेयरनेस है और ये दुनिया जाग रही है, ये बहुत ज़रूरी है। वरना अगर नहीं डिफेंसिव टर्म्स पे अवेयर्ड होंगे, नहीं वेल इक्विप्ड होंगे, बात नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब, अमेरिका में ऑफ कोर्स बस अब आने वाली है क्रिसमस, बिल्कुल 2 रोज़ बाद है, और फिर न्यू ईयर है, छुट्टियों का एक समा है। अगरचे कोविड ने ज़िंदगी पैरालाइज वैसे ही की हुई है सैडली। तो अमेरिका में अभी तो खैर नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, वो अपना काम शुरू करेगी, उसमें ज़रा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जाते जाते बहुत सारे काम कर रहे हैं। सिम्बॉलिकली भी इम्पॉर्टेंट काम है ये, एक रिकॉग्नाइज़ करना है। इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, भारत को रिकॉग्नाइज़ कर किया है कि एक अवार्ड दिया है। तो वो उनका एक अपना प्रेसिडेंशियल हक होता है, जो भी प्रेसिडेंट जा रहा होता है वो अपने जिसको मर्जी माफ कर दे, जिसको मर्जी जो मर्जी प्राइज दे दे। वो और ये हर रेजिम में होता है, ये एक होता है उनका राइट होता है। अगर उसको चैलेंज करना हो तो बाद में आने वाला प्रेसिडेंट कर सकता है। नहीं, कुछ चीज़ों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आपने माफ कर दिया, हाँ वो उसमें तो नहीं, पार्डन में तो नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज डन, वो तो मैं समझता हूँ। और जिसको आपने दे दिया इनाम जी वो तो ठीक है। सिर्फ जो चेंजेस पॉसिबल हैं जिनकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो होती है पॉलिसी की चेंजेस। आप नहीं समझते कि जो ये पॉलिसीज होती हैं खास करके जैसे कि चाइना की तरफ जो पॉलिसीज हैं, हाँ जी, चाइना तो ये समझ रहा है कि मुझे अब और खतरा है बाइडेन से रादर दैन फ्रॉम ट्रंप। दैट्स नंबर 1 जी। हो सकता है आपके विचार में ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज होती हैं, वो ट्रंप जो था हो सकता था कि ही वॉज नॉट लिसनिंग पेंटागन, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाइडेन जो है वो पेंटागन को लिसन करेगा, और पेंटागन अंडरस्टैंड्स ये तो आप मानते हो कि पेंटागन इज़ दी मेन थ्रस्ट टू काउंटर चाइनास, और पेंटागन जो है मैं ये समझता हूँ कि दे डू रियलाइज कि चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म हैज़ टू बी स्टॉप। ये वही पेंटागन है जिन्होंने नहीं समझा था। नहीं, ठीक है, अब पिछले 5 साल से वो समझ रहे हैं। जी मेरी बात सुन लीजिए आप। अमेरिका में पेंटागन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं है, वो उनका काम इम्प्लीमेंट करना है ज़्यादातर। अमेरिका के बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं वो इसमें उनकी राय है। इसमें मैं अपनी राय नहीं दे रहा, मैं अपने विचारों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपके मेरे विचार मैटर नहीं करते, जो रियलिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं। इनको चाइनीज़ को थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है जाने से इनके, ये मैं थिंक टैंक्स की स्टडीज़ किसी दिन में शेयर कर दूंगा।
उनको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है चूँकि माइक पॉम्पियल की जो लैंग्वेज है वो बहुत सख्त हो गई थी। माइक पॉम्पियल US स्टेट डिपार्टमेंट जो डॉक्टर साहब है ना, इनफैक्ट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है। वो पॉलिसियाँ बनाता है जिस पे अमल पेंटागन करता है, पेंटागन नहीं बनाता पॉलिसियाँ। चलिए, मैं आपके विचार थे कि पेंटागन जो है वो ही आर्मी के मामले में नंबर 1 मैं आप मेरी बात नहीं पूरी सुनना चाह रहे। वो आर्मी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो सारे पेंटागन करेगा ना। आर्मी और चीज़ होती है डॉक्टर साहब, और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो किसी और जगह बनती हैं। अमेरिका में कोई भी पाकिस्तान नहीं है कि आर्मी ही पॉलिसियाँ बनाएगी और आर्मी ही उस पर एक्ट अपॉन करेगी। मैंने यही कहा था कि पेंटागन एक्ट अपॉन करेगा, पॉलिसियाँ बनाने की बात नहीं की थी। पॉलिसियाँ US स्टेट डिपार्टमेंट और उनके जो रिलेटेड थिंक टैंक्स होते हैं डॉक्टर साहब वो बनाते हैं। वो दुनिया में हर जगह के अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब उसमें सदर और जो भी सिटिंग रजीम होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता राइट कि ये जो सिटिंग रजीम आएगी, अभी तो सिटिंग नहीं है, जो इनकमिंग सिटिंग रजीम होगी जिसको हमने 4 साल देखना है, आ जाएगी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगी? नहीं, ट्रम्प साहब कहते हैं कि नहीं, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। वो तो चले, वो तो कहने दें। जब मिच मैकॉनल ने कह दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, फ्रैंकली जो शायद ट्रम्प से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है हाउस में, हाउस का लीडर है, सेनेट हाउस का लीडर है, तो वो जब उन्होंने मुबारकबाद दे दी तो ये तो इनकी तो स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल है ना। ठीक है, मिच मैकॉनल तो अब वो एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये पता है कि मैंने 20 जनवरी के बाद क्या फेस करना है। तो गवर्नमेंट तो इनकी आएगी, ज़रूर आएगी, आनी भी चाहिए, वेलकम होना चाहिए, इसलिए कि वो जीते हैं। जैसे भी जो भी रिज़ल्ट आए हैं वो अपनी जगह पे डिबेट है। वो तो सदर ट्रम्प को आज तक चेज़ कर रहे हैं कि आप सही नहीं जीते थे। हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कई बार कहा कि ही इज़ नॉट अ लेजिटिमेट प्रेसिडेंट। तो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है जिसका नेशनल पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के साथ संबंध कम होता है। तो इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब ये अब आने वाली बात है जिसका फ्रैंकली थिंक टैंक स्पेकुलेट तो कर रहे हैं, अच्छा स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो चाइना के मामले में वो कतन जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंक टैंक, इवन लिबरल कुछ थिंक टैंक्स भी वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी जो अब चल रही थी वो कोई डेंजरस नहीं थी अमेरिका के लिए, वो वाकई चाइना के लिए रियल कॉल थी। ये बात सब महसूस करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अमेरिका को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, कोई भी प्रेसिडेंट हो जी। आने वाले टाइम के ऊपर, खास करके चाइना और रशिया के मामले में। जी। रशिया जो है, जिस तरीके से उसने इस वक्त साइबर अटैक किया था, वो साइबर अटैक जो है वन ऑफ द वर्स्ट साइबर अटैक ऑन दिस अर्थ। वो साइबर अटैक वैसे ही था जैसे कि आपने किसी और कंट्री के ऊपर हमला कर दिया हो। इट वाज नॉट लेस देन दैट। मैं आज भी ये समझता हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि लड़ाइयाँ जब भी होंगी, मैंने आगे भी कई बार कहा है, आज भी मैं कहता हूँ कि साइबर अटैक की जो लड़ाई है ना, वो सबसे ख़तरनाक होगी। और साइबर अटैक अगर इसी तरीके से होते रहेंगे, हर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, USA को खास करके एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि साइबर अटैक जहाँ रशिया से होता है वहाँ चाइना से भी होता है, वहाँ नॉर्थ कोरिया से भी होता है, वहाँ ईरान से भी होता है। ये 4 कंट्रीज़ को कंटेन करने के लिए anyone whosoever comes in America, they have to think once, twice, thrice and maybe hundreds of times how to contain these things. Ultimately world की जो पीस है, हाँ जी, वो ये भी कंट्रीज रियलाइज़ करते हैं, वो रशिया भी रियलाइज़ करता है, वो चाइना भी रियलाइज़ करता है कि अगर कल को वार हो गई तो we will suffer maximum. That they understand today. आज से 5-10 साल के बाद वो क्या अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो उस हद तक एक, देखिए, जब रबड़ हम खींचते हैं ना, तो उसमें एक टॉट पॉइंट आ जाता है। जब आप देखते हो कि रबड़ ने अब टूट जाना है, उसको टॉट पॉइंट कहते हैं हम। तो जो टॉट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचेंगे ये चाइना रशिया वाले, फिर वापस आ जाया करेंगे। फिर रबड़ को आपने खींचा, फिर वापस कर दो, बात ख़त्म हो गई। तो ये पॉलिसी को कंटेन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काम करना पड़ेगा, नई एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो। और
सिर्फ अकेले अमेरिका को नहीं, इनको बाकी सारे नाटो कंट्रीज़ को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि नाटो कंट्रीज़ इस चीज़ की अंडरस्टैंड करें और रियलाइज़ करें कि दे आर वन ऑफ आवर वर्स्ट एनिमीज़। जो हम कोल्ड वार की बात करते थे ना 1950s और 60s की, मैं ये समझता हूँ ये कोल्ड वार से भी खतरनाक है साइबर अटैक। नहीं डॉक्टर साहब, ये साइबर अटैक, बायो वेपन्स की जो हम ख़तरनाक दुनिया में रह रहे हैं, और बड़ी ख़तरनाक अब न्यूक्लियर से भी आगे की बात जा चुकी हुई है। नहीं, न्यूक्लियर तो रह गया सिर्फ इमरान खान के पास, क्योंकि बटन सिर्फ उसी के पास है। बटन सिर्फ उसी के पास तो है। मैं बटन जब चाहूँगा वो दबा दूंगा और हिंदुस्तान की तबाही कर दूंगा। हाँ बस वो उसी इसके ऊपर ही जरा बताइए ना कि और उसके पास है कौन सा बटन? नहीं, वो डॉक्टर साहब बटन क्या है, उस बेचारे के पास वो अपने कोट टंगने का ही बटन है इनफैक्ट तो, ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियर की बात करता रहता है। अब जरा कम कर दिया जब दुनिया ने कहा कि शट अप। अब उसने हिंदुस्तान को वार्निंग तो जरूर देता है। हाँ नहीं, वो तो खैर हर हफ्ते में एक बार देता है, बट उसको खाना हजम नहीं होता। अच्छा, मैंने पिछले शो में डॉक्टर साहब बात की कि वो उसने कहा कि हिंदुस्तान हमला कर देगा। ठीक है, चलें, हम बातचीत खत्म कर रहे थे, क्वेश्चन अब लेना शुरू करते हैं, लेकिन चलें इसमें मैं बात करता था। उसने कहा जी कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा, उसने पिछले साल 23 अगस्त को की ये बात अपने ट्विटर में, 27 मई को की, ठीक है। फिर उसने पिछले साल दिसंबर में भी की, ये ऑफिशियल थी। फिर उसने स्टेटमेंट्स भी दी, और फिर मैंने bbcurdu.com पे एक एनालिसिस देखा जिसमें बड़ा अच्छा एनालिसिस था। पाकिस्तान के जो NSA हैं, मिस्टर मोईद यूसुफ से पूछा गया कि भाई ये शेर आया की बात आप करते रहते हैं, कभी अटैक तो नहीं आप पे हुआ? सिर्फ तब हुआ था जब आपने पुलवामा का अटैक किया था, तो जो आपने फौरन अटैक हो गया था विद इन अ डे और सो, ठीक है ना जी। तो वो हुआ, तो उसके बाद तो कोई अटैक नहीं हुआ, तो क्यों आप ये प्रीएम्प्टिव बात कर रहे हैं? तो उसने मोईद यूसुफ ने bbcurdu.com को ये कहा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम कह रहे हैं शेर आया, लेकिन हम ये कहते रहेंगे कि शेर आया, क्या पता किस वक्त आ ही जाए। तो अच्छा, फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर इंडिया ने कोई ऐसा किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यार, जब तुम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो तो तुम्हें बढ़ के मारने की क्या जरूरत पड़ी है? इंतजार करो, दुश्मन को आप अपनी ताकत तो नहीं बताते। जब आएगा मौका तब देख लेंगे। दुश्मन को अपनी ताकत तो नहीं बताते आप। अगर आप इतनी ताकतवर हो, नहीं वो ताकत, वो बटन वाली ताकत तो बतानी है। वो नहीं, जब इतनी ताकतवर हो तो जब आएगा तो बटन दबा देना। जब दुनिया में बटन दबाने देगी, मेरा ख्याल अब टाइम आ गया। आप क्वेश्चन लें, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि टैग टीवी ने अगले साल बहुत एम्बिशियस प्लान्स बनाई हुई हैं। उस एम्बिशियस प्लान्स में वो आपकी हैं, आप फैमिली हैं, आप फैमिली का हिस्सा है। तो हिस्से आपकी वजह से ही ये प्लानिंग जो है ये बनाई जा रही है। तो ज़रूर प्लीज़ paypal.me/tagtv international के ऊपर जाके आप पेपाल पर डोनेट कर सकते हैं, या आज बड़ा ही आसान तरीका कर दिया है ताहिर साहब ने। tagtv.info/donate आपको राइट हैंड पर बटन मिलेगा, आप उसको बटन को दबाइए एंड यू कैन डोनेट बाय एनी कार्ड व्हाटसोएवर। सो प्लीज़ डू इट। हमारी फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएँ हैं, और आपका हम एक बार फिर बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी चाहे हेल्प वो ₹1 हो तो चाहे वो $1,00,000। Help is help. We are not ungrateful. We are grateful to all of you who are there. Even if you are not contributing, even then we are grateful to you. At least you are watching this program. डॉक्टर साहब, क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, और कृष्णा प्रमोद जी का क्वेश्चन है, व्हाई इजंट जस्टिन ट्रूडो सेइंग एनीथिंग? देखिए, मैं इस पे पहले कमेंट ही करूँगा कि ये जो इशू है ये पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सिटी पुलिस के लेवल पे, ज़रा हायर लेवल पे वो कहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बात किसी भी कंट्री में हो तो वो तभी आती है जब वो इंटरनेशनल बेल्स बहुत ज़्यादा बचें। तो उस लेवल की अभी तो खैर बात नहीं है, लेकिन अगर वो बेल्स बजेंगी तो शायद वो कभी कुछ कहेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? बेसिकली मैं समझता हूँ कि टोरंटो जो कनाडा का सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनकी अपनी पुलिस होती है। यहाँ जैसे पंजाब है, पंजाब में तो सारा एक पंजाब की पुलिस है। यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी पुलिस होती है, वही वो रन करते हैं। सो अभी तो पुलिस जो है वो इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी करने के बाद अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जस्टिन ट्रूडो को, तो उसका भी आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आज कोई उसको क्वेश्चन करे, उसने कह रहा है जी दे आर डूइंग द इंक्वायरी,
दैट्स द एंड ऑफ इट। सो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग है। लो जी, वाइज ट्री 9.99 जी, उन्होंने हमें डॉलर कैनेडियन कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू वेरी मच। और अब हम वाइज ट्री का ही क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तानी इन कनाडा एंड US यूजिंग TV84 to spread hate against India. They are very active in anti-India rallies. Why don't right-minded Indians in US and Canada unite and confront them? पहले मैं जवाब देता हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। आपने चूँकि नाम लिया है TV84 का, कोई भी मीडिया आउटलेट हो तो हम उसका नाम नहीं लेते, इसलिए कि वो हमारी अपनी एथिक्स की बात होती है। चाहे हम उनसे एग्री करें, चाहे वो हमसे एग्री ना करें। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एयर करने की परमिशन है। एज लॉन्ग एज कोई भी टीवी हो, चाहे हम टैग टीवी हो, चाहे कोई भी टीवी हो, एज लॉन्ग एज हम हेट और वायलेंस की बात ना करें। कोई भी वायलेंस और हेट की बात करेगा तो वो कानून की ज़द में ऑफिशियली आएगा। अब ये कानून ना उस पर अमल दरामद करे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा TV84 की, मैं किसी भी मीडिया आउटलेट की जो करे ये बात। मुझे नहीं पता TV84 क्या बात करता है, बिकॉज मैं उनको वॉच नहीं करता। जो भी वो बात करते हैं, अगर वो कानून के दायरे में रह के करते हैं तो यकीनी तौर पर वो हो या कोई भी मीडिया आउटलेट हो, वो बात कर सकते हैं। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, फिर मैं डॉक्टर साहब को बीच में लाता हूँ। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि हमारी जो भारतीय कम्युनिटी है, डायस्पोरा, वो यूनाइट क्यों नहीं होते, वो बड़ा मुश्किल सवाल है। वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि प्रैक्टिकली बातें तो बहुत होती हैं, अमली तौर पर जो यूनाइट का काम है वो ना होने के बराबर है। डॉक्टर साहब देखिए, बेसिकली क्या है कि वो खालिस्तानी टीवी चैनल है ओपनली। अच्छा, मैंने नहीं उनको नहीं, वो ओपनली खालिस्तानी, मुझे मतलब जो वो चलाते हैं उनका भी नाम आता है जी, वो भी डॉक्टर है, ठीक है। वो ओपनली खालिस्तानी टीवी, वो शायद अमेरिका से है। हाँ जी, अमेरिका से, वाशिंगटन से, वाशिंगटन से। देखिए, इस किस्म के प्रोग्राम यहाँ पर भी हैं जो प्योर खालिस्तानी प्रोग्राम है, रेडियो के ऊपर भी चलते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा कि ट्रूडो ने कई बार ये कहा है कि हमारे कनाडा में फुल आज़ादी है, अगर आप नॉन वायलेंस वे से कुछ जो चाहे वो कह सकते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली वो प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है, और तो और छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरफेयर करता है इन दी अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो और किसी को क्या कहना। नहीं, वो अपनी जगह बहस है। नहीं, मैं वैसे हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, ये मैं एक प्रिंसिपली जो बात कर रहा हूँ, हमारे चार्टर ऑफ राइट्स में है। आप जो भी बात कहना चाहें, अगर दो बातें शामिल नहीं हैं, वायलेंस एंड हेट, जो हमने पीछे भी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ना ताहिर साहब से इस चीज़ से आपसे एग्री इसलिए नहीं करता जी। मेरा ये मानना है कि कोई भी कंट्री जो है जी, जहाँ पर सेपरेट मूवमेंट जो है वो अगर चलाई जा रही है तो उसमें फिर बलोच भी आ जाते हैं और आ जाते हैं। इसलिए का नहीं मसला डॉक्टर साहब, रूल एक बनाना पड़ता है। नहीं, रूल एक बना हुआ है ना यहाँ तो। हाँ, नहीं, यहाँ तो बना हुआ है। वो हर महज़ब कंट्री, अमेरिका में भी ऐसा है कि अमेरिका में भी हर कंट्री से तल्लक रखने वाले सेपरेटिस्ट लोग हैं। पर मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट इनका सवाल था वो था इंडियन डायस्पोरा। मैंने बहुत काम किया है इंडियन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इकट्ठा करने की, तो 7 साल के बाद मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये कम्युनिटी को जब भी हम कहें आओ आओ इकट्ठे हों, है जी, वो इकट्ठे पहले तो बड़ा जोश दिखाते हैं, लेकिन बाद में उनका जोश, ताहिर साहब ने बड़ी मेहनत की है। ताहिर साहब ने यहाँ पर मतलब मैंने तो आज से 5-7 साल पहले बड़ी मेहनत की इस मामले में। ताहिर साहब आजकल भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जो मिलता है वो वही लिमिटेड होता है। हाँ। जबकि हमारी यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ, एक मेरे फिगर सेंसस के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो सिख कम्युनिटी से ज़्यादा है यहाँ पर, ये सेंसस कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करने के बाद मैं कहता हूँ ये शख्स ने रात दिन काम किया कि आओ 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 आओ। डॉक्टर साहब, मैं तो हिंदू और सिख में फ़र्क ही नहीं समझता था, और ना हूँ मैं तो दोनों को भारतीय समझता हूँ ना। लेकिन बदकिस्मती से पोलराइजेशन इतनी होती चली जा रही है। यहाँ की पॉलिटिक्स में वोट बैंक की इस तरह की डिवीज़न यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कर रहे हैं कि वो, देखिए, मुझे ये पता है कि सिख बहन भाइयों की बड़ी तादाद वो भाई अपने आप को भारतीय ही समझते हैं,
ठीक है, चलिए वो समझते हो ना समझते हो, आप फ्लाइट देख लीजिए इंडिया जो जाती हैं यहाँ से, मैं दावे से कहता हूँ 60 to 70% हमारे पंजाबी बहन भाई, यानी पंजाबी तो आप और मैं भी खैर हैं, लेकिन जो सिख बरादरी के वो जा रहे होते। तो अगर वो उनका देश है, अगर उनका मुल्क है, तभी जा रहे हैं ना डॉक्टर साहब। नहीं, क्वेश्चन फिर आ गया इंडियन डायस्पोरा जी। इंडियन डायस्पोरा में अगर हम मतलब सिख कम्युनिटी, हालांकि दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की ही बात कर लें तो मुझे थोड़ा सा उसमें दुख होता है कि हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं ताहिर साहब यकीन मानिए आज भी ये मेहनत कर रहे हैं और कोई ना कुछ ऐसे एक्शन लेते रहते हैं जिससे कम से कम लोगों के सामने एक अक्स आता रहता है कि हाँ भाई हेयर इट इज़। मैं आपको बता देता हूँ, जब लास्ट टाइम अभी रिसेंटली इन्होंने एक जो काम किया वो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। नहीं, वो डॉक्टर साहब हमारे फोरम का था, उसमें मैं उनका साथी था। फोरम का ही, लेकिन आइडिया होता है। हाँ, वो जो आइडिया है ना जी, आज तक दुनिया में किसी ने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आपने वो बैंड बना के नहीं, सारी दुनिया में चला दी। जगह पे सबसे अहम जो हम काम कर रहे हैं यूनाइट करने के लिए, वो 24/7 करते रहते हैं, वो हम टैग टीवी की सूरत में करते हैं। सबसे बड़ा काम जो होता है ना डॉक्टर साहब, ये नैरेटिव का है। कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हमारा अपना डायस्पोरा अपने नैरेटिव पे ही लैग कर रहा है। होपफुली आई थिंक ये जागेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में जागेंगे जी। वो सारी चलती रहेगी। अब हमारे पास कम वक्त रह गया, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन और कुछ लें फिर आगे वो मूव ऑन हो। इनविजिबल का क्वेश्चन है, कैनेडा एंड लंदन बिकमिंग हेवन फॉर रेडिकल्स, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप इट? आई विश सेफ्टी एंड गुड हेल्थ फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला जवाब तो ये हमारे लिए अच्छी दुआएं करने का हमें चाहिए, हर वक्त चाहिए। यस, अनफॉर्चुनेटली रेडिकल्स के लिए बनते चले जा रहे हैं, जहाँ भी लीनियट सिस्टम्स होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं ग्रुप्स। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे रहते हैं, हम अपने आप को किसी तौर भी कम कैनेडियन महसूस नहीं करते, तो हमें ही फाइट करना है वो अपनी कैनेडियन वैल्यूज़ को बरकरार रखने के लिए। सिर्फ कनाडा में ही नहीं है, देखिए जहाँ पर भी इस किस्म की लीनियंट डेमोक्रेसी हैं, जैसे कि यूरोप आप देख लीजिए जी, यूरोप मैं समझता हूँ कनाडा से भी ज़्यादा खतरे वाला मतलब एरिया बन चुका हुआ है। आने वाले टाइम के ऊपर आप देखेंगे यूरोप में बहुत घट आपको सुनाई देंगी। कनाडा को उस लेवल पर पहुँचने के लिए शायद 10 से 20 साल लग जाए, लेकिन यूरोप जो है वो ज़्यादा खतरे वाली घंटी है इस वक्त दैन कनाडा और यूएसए में तो ट्रंप की जो ये बात थी कि 4 साल जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, आई होप कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस नीति को गलत ना साबित करे, इस नीति को अपनाए रखे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो है वो है रेडिकलिज्म। और रेडिकलिज्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसमें आगे बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात हम करना भूल गए, हमने शुरू में इंट्रो दिया था, तिब्बत के मामले पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम क्वेश्चन अगला लेते हैं। तिब्बत के मामले में जो है ये देखिए कि तिब्बत में एक दलाई लामा होते हैं जो कि आजकल धर्मशाला इंडिया में रहते हैं, और बड़ी उन्होंने वर्ल्ड में उनको भी पीस ऑनर से किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन दलाई लामा जो हैं वो एक उनके पीछे एक फ़िलासफ़ी है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है वो एक बच्चा जो है वो ढूंढते हैं 2-3 साल का, जिसमें दलाई लामा का जो है वो रूह चले जाती है, और फिर वो दलाई लामा उसको उठा के लाते हैं, फिर उस बच्चे को ट्रेन करते हैं बाकायदा, जब तक नेक्स्ट दलाई लामा जो है वो इस दुनिया से नहीं चले जाता। तो वो इन्होंने बच्चा एक ढूंढा था। अब चाइना ने कहा कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करते, हम बनाएंगे दलाई लामा हम बनाएंगे। इसका मतलब कि जो रिलीजियस फ्रीडम थी तिब्बतन्स को वो उन्होंने ज़ीरो कर दी। अब ये रेजोल्यूशन आगे भी पास हुआ था, एक अब फिर दोबारा रेजोल्यूशन पास किया है यूनानिमसली, कांग्रेस ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास किया है कि यस, China has no business in interfering with the Tibetan people to elect their own Dalai Lama.
सबसे बड़ी बात ये है। Right. लेकिन क्या इनके जो ये रेजोल्यूशन है उसका कोई असर होगा या नहीं होगा, ये तो दुनिया आने वाले टाइम पे देखेगी। मेरे हिसाब से चाइना विल नॉट बॉदर अबाउट इट। जी, चाइना तो खैर किसी भी बात पे बॉदर नहीं करता। हांगकांग का हाल आपके सामने है, ठीक है। हांगकांग तो अब चला ही है ना। नहीं, हांगकांग चला तो पहले गया भी था इनके पास, लेकिन अब वो जो हांगकांगर्स हैं वो तो बेचारे चाह रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहें, वो जो मर्जी चाहे। अब तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, जो 27 साल पहले कर लिया। हाँ नहीं, वो टेक ओवर तो कर लिया था, लेकिन ये मान के किया था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम चलेगा। ठीक है ना, वो मान लिया, अब तोड़ दिया, बात का तो ठीक है। तो अब बहरहाल ये सारी सिचुएशन। आखिर में 2-3 सवाल और लेते हैं जी। हेमंत साहब का, डॉक्टर शारदा, आप सवाल पढ़िए डॉक्टर साहब। सर, इंडिया जापान टाइज डेट बैक टू सुभाष चंद्र बोस जी टाइम। हाउ डू यू समराइज इट फ्रॉम दैट टाइम टू टिल टुडे? देखिए, मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़बरदस्त डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो एक बहुत विशियस पर्सनैलिटी थी हिटलर और जापान, जो कि लड़ाई में बहुत ही जालिम साबित हो रहे थे दोनों, उनकी मदद लेके हिंदुस्तान को आज़ाद करना मेरे व्यू में हो सकता है बहुत लोग मेरे से नाराज़ हुए, मुझे पता बहुत लोग गालियाँ मुझे लिखेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त एक मजबूरी थी जापान की उनको हेल्प करना। और आपको याद होगा कि बर्मा के ऊपर और बर्मा से पहले जितनी भी लड़ाई थी, वो उस वक़्त सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी वो लड़ रही थी, और उनको ये लगता था कि उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और उसकी सेना को यूज़ किया। इन माय व्यू दे हैव यूज्ड इट, एंड सम और द अदर रिजल्ट जो है, आज हमने एक बहुत अच्छा लीडर जो है वो दुनिया में एक्सीडेंट में खो दिया। जी, क्वेश्चंस आखिर में 2 लेते हैं। हाउ टू बीट नैरेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हु से दे फील थ्रेटन्ड, oppressed, in danger in India? डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर इसको जवाब देंगे। मैं इसमें थोड़ी सी बात जो शामिल करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भैया मसला होता है, ये पूरी दुनिया में चलता रहता है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये एक फ़ियर क्रिएट करती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर अपने वोट पक्के करने के लिए। तो उन्होंने मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर ये एक फ़ियर क्रिएट कर दिया हुआ है। और ये बात मेरे बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स से जो भारत में रहते हैं, जो इवन बीजेपी में काम करते हैं, चाहे शाहनवाज भाई हो, चाहे गुलरेज शेख हो, जो मुस्लिम बैकग्राउंड के बीजेपी में टॉप पोजीशंस पे हैं, उन सब का यही विचार होता है कि ये एक नैरेटिव अपोजिशन पार्टीज़ ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बना दिया हुआ है। तो उस वजह से ये पॉकेट्स बन गई हैं। अब उस वजह से वो फियर बन गया हुआ है। तो दूसरी तरफ से ये फियर कैसे ख़त्म होगा, वो मुस्लिम लीडरशिप की मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी है। उस सिलसिले में भी फ़िरोज़ अहमद बख्त साहब से मेरी बात होती रहती है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ग्रैंड सन हैं और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चाहे सुबहानी खान हो, चाहे और, इन सबसे बात होती है। वो कह रहे हैं कि ये जो परसेप्शन गलत बना हुआ है, इसको चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन जो 70 साल पुराने होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 or 2 ईयर नहीं ख़त्म होते। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो अपने आपको लेफ्टिस्ट पार्टीज़ कहती थी, उन्होंने इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और यूज़ भी किया। वही एक्सप्लॉइट का मतलब वही एक्सप्लॉइट यूज़ किया। और जब एक्सप्लॉइट किया तो उन्होंने इनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना दी। आप हैरान होंगे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपए जब इनको मिलते थे तो इनके लीडर्स ने वो पैसा जो इनकी वेलफेयर के लिए मिलता था वो नीचे तक नहीं पहुंचाया। आज भी अगर आप जामा मस्जिद में आप जाके देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर गरीबी है मुसलमानी कम्युनिटी में। क्यों है? क्योंकि ये इनके बड़े बड़े लीडर हैं। आप बुखारी जैसे जो कि जामा मस्जिद के हेड हैं, वो तो रहते हैं बहुत बड़े महलों में, उनकी सारी कारें मर्सिडीज़ हैं, लेकिन आम आदमी को उन्होंने क्या फ़ायदा दिया स्वाय इसके कि भड़काने के। ये जो लीडर हैं, इन्होंने अपने आप को लीडर रखने के लिए भड़काना शुरू किया।
आज आप ये देखिए कि इलेक्शन हुआ है कश्मीर में, कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, पहले ठीक है कि बीजेपी पार्टी जो थी मुस्लिम्स को नहीं कैंडिडेट बनाती थी, आज मुस्लिम कैंडिडेट्स वहाँ पर बीजेपी की टिकट के ऊपर बने हैं। जब इस तरीके से असिमिलेशन शुरू हो जाएगी और आपस में कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगी, यू विल सी दैट in India there won't be anyone who will suffer, no one will suffer as such, क्योंकि कोई भी वहाँ पर अंधाधुंध किसी को गोलियां नहीं मार सकता। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी एक्टिव एंड सुप्रीम कोर्ट टेक्स वेरी वेरी सीरियस व्यू ऑफ दीज थिंग्स। वही लॉ एंड ऑर्डर है। या मेरा ख्याल इतना टाइम है कि शायद हम एक या दो सवाल ले सकते हैं। अतुल सैनी जी का एक और सवाल लेंगे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ताहिर एंड डॉक्टर शारदा जी। नाउ इट्स लाइक आवर फार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नाउ दैट बोथ साइड्स सपोर्टिंग और रिजेक्टिंग फार्मर बिल्स ऑन स्ट्रीट्स। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? आप बेसिकली क्या है, देखिए जो फार्मर्स की ये मूवमेंट है ना, ये है रेस्ट्रिक्टेड टू पंजाब एंड हरियाणा। ये मूवमेंट, अगर कोई भी मूवमेंट दुनिया में आप बनाना चाहते हो तो वो मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए यूनिवर्सल लेवल हाँ, के या एटलीस्ट भारत का इशू था, पूरे भारत में। भारत की बात कर रहा हूँ ना, यूनिवर्सल हो गया ना उसका वर्ड। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि जो आपकी डिमांड्स है, आप कभी भी गवर्नमेंट को ये नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते कि आप कानून वापस ले लो। आपकी डिमांड्स वो मानने को तैयार है। जो आपकी मेन 3-4 डिमांड है, एमएसपी की डिमांड है, कोई आपसे ज़मीन नहीं खरीद सकेगा वो डिमांड है, आपकी मंडियाँ जो हैं वो बनी रहें। जब ये डिमांड्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैठ के दोनों पार्टियों को इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने आगे भी ये कहा था, मुझे पता है मेरे अपने पंजाबी भाई बहुत सीरियस मुझे कमेंट्स लिखते हैं इस पर। आई डोंट केयर, माई व्यू इज़ माई व्यूज़। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो इनकी 5 कंडीशंस मानने को तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम एक्ट में, हिंदी में इसका लफ्ज़ होता है शुद्धि कर देते हैं, मीन्स कि हम उसको में बाकायदा एक्ट में इन राइटिंग लिख देते हैं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो फिर भी अगर कोई पार्टी नहीं एग्री करती तो वो एग्री अगर होना है या नहीं होना वो बातचीत में सही होना है। अल्टीमेटली बातचीत से ही सब कुछ होना है। जी बिल्कुल। बहुत आखिरी सवाल जी, राज साहब का, वाई यूएस इज गिविंग एड टू वर्ल्ड व्हेन दे हैव डेट ऑफ $25 ट्रिलियन। मैं जो समझ सकता हूँ राज साहब, वो ये होता है कि दुनिया में ये जो इकॉनमी है वो डेट्स के साथ ही चल रही होती है। जैसे हम सब के पर्सनल डेट्स भी होते हैं, लेकिन जब किसी को हमसे छोटे लेवल पे मदद की ज़रूरत होती है हम मदद भी करते हैं, इसलिए कि ये फिर पैसा चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे नेशन लेवल पे हो, आनी जानी चीज़ें, इसकी सर्कुलेशन बहरहाल चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं भी अमेरिका ऐसी जगह पे मदद कर रहा है जिसके रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं, वही ट्रम्प साहब बात किया करते थे, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही समझ सकता हूँ। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन उसका जवाब दे दिया। बेसिकली आप मदद तो देखिए, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं सबसे पहले वहाँ पर किसके आवाज़, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अमेरिका को, अफ्रीका वाले या और मुस्लिम कंट्री, अगर वहाँ पर कल को कोई भूचाल आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, नेचुरल कैलामिटी हो जाए, तो सबसे पहले हवाई जहाज मेडिसिन के और फूड के अमेरिका के जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये अच्छी बात है, अमेरिका के जाते हैं। तो इसलिए ये तो खैर जितनी हेल्प आप कर सकते हो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है दुनिया में वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। 122 कंट्रीज स्टिल लिव इन पॉवर्टी, यस, आउट ऑफ 193 कंट्रीज। हमारे अपने मुल्कों में, इवन अमेरिका कनाडा में पॉवर्टी के भी लाइंस बड़ी लो हैं। लेकिन बहरहाल आज का सुपर चैट आपने ब्रेन बस्ट में डॉक्टर शारदा जी और मेरे साथ देखा सुना। डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप करेंगे। मैं सिर्फ एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि tagtv.info की वेबसाइट पर जाएंगे, डोनेट का बटन है वो, उसको क्लिक करेंगे तो पेपाल और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइकवाइज हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल है इसको भी आप यहाँ पर भी डोनेट का बटन है, इसको क्लिक कीजिए। और इसके साथ साथ आप हमें सुपर चैट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर हम आपको ज़्यादा एडवाइस करेंगे कि आप पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डोनेट के ज़रिए हमें कीजिए। मेरी तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम वॉच करने का। जैसे कि ताहिर साहब ने आपको कहा कि प्लीज़ मेहरबानी करके tagtv.info पर जाके डोनेट के बटन को दबाकर
आप ज़रूर जितना भी आप कर सकते हैं, बड़ी खुशी होती है, चाहे कोई $1 दे, चाहे $100 दे, चाहे $1,00,000 दे। आई विश कि आने वाले टाइम के ऊपर कुछ ऐसे सज्जन भी होंगे, कुछ ऐसी चैरिटीज़ भी होंगी जो कि लाखों डॉलरों से जी टैग टीवी को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि बड़ा अगर आपने इसको बनाना है तो आप यू नीड द लेटेस्ट इक्विपमेंट, द लेटेस्ट स्टूडियो, एवरीथिंग द लेटेस्ट। तो उसके लिए पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम को वॉच करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए कि अगले बुधवार को भी प्रोग्राम जो है वो बुधवार को होगा, फ्राइडे को नहीं होगा, क्योंकि अगले इस फ्राइडे को क्रिसमस है, अगले फ्राइडे को फर्स्ट है, न्यू ईयर है, इसलिए उसका स्वागत करेंगे। और उसके बाद जो प्रोग्राम है वो रेगुलर ढंग से मेरा ख्याल है कि बाकायदा जारी हो जाएंगे। इन द मीन वाइल आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी क्रिसमस। न्यू ईयर तो हम आपको दोबारा नेक्स्ट वेंसडे को बात करेंगे, अभी आपको मेरी क्रिसमस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स कि आप ज़रूर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जितना सब्सक्राइब आप करेंगे, जितने मेंबर ज़्यादा बनेंगे, उस तरीके से ताहिर साहब जो हैं इनका दिल खुश होगा। क्यों कि आप लोग हमें सुनते हो, आप लोग हमें देखते हो। इसलिए प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर रिलेटिव्स टू सब्सक्राइब यूट्यूब बटन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पैसे डोनेट तो आप करते ही हैं, लेकिन सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, लेकिन टेल योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स टू सब्सक्राइब हिम। विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय द क्रिसमस, ऑल दोज पीपल हु आर एंजॉइंग इट, एंड स्टिल वी विल मीट यू नेक्स्ट वेंसडे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.